आर्टिकल 10 के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल 10A को डिस्कस कर रहे हैं हम। आर्टिकल 10A कहता है राइट टू फेयर ट्रायल। राइट टू फेयर ट्रायल का मतलब क्या है? आजकल सीसीडी की कार्रवाइयां उरूज पर हैं कि वो किसी भी शख्स को गिरफ्तार करते हैं या तो उसको डिसेबल कर देते हैं, हैंडीकैप बना देते हैं, या फिर पुलिस एनकाउंटर में उसका मर्डर कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 10A किसी भी शख्स का ये फंडामेंटल राइट है कि वो फेयर ट्रायल का हक रखता है कि उसको कोर्ट में पेश करके उसके ऊपर लगाए गए इल्जामात शवाहिद की बुनियाद पर साबित किए जाएं। एविडेंस की बेस पर उस पर लगे एलिगेशंस को प्रूव किया जाए और उसके मुताबिक सजा दी जाए। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग या किसी को हैंडीकैप बना देना, टॉर्चर करना, आर्टिकल 11 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आर्टिकल 10A है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की गई हैं और जो पेपर में आ सकती हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। स्लेवरी is non-existent and forbidden and no law shall permit or facilitate its introduction into Pakistan in any form. स्लेवरी फॉरबिडन है पाकिस्तान में, ना गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी ना कोई कानून बनाएगी जो स्लेवरी से रिलेटेड होगा। एक चीज ये ध्यान में रखनी है, ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग आर प्रोहिबिटेड। फोर्स्ड लेबर और इंसानी स्मगलिंग के हवाले से इसी आर्टिकल ने बताया कि प्रोहिबिटेड है। और साथ में चाइल्ड जिसकी एज अंडर 14 ईयर्स है, 14 साल से कम है, वो किसी भी फैक्ट्री में या माइन में प्रोहिबिट कर दिया गया कि काम नहीं करेगा। ये भी फंडामेंटल राइट्स में शामिल हो गया। आर्टिकल 11 में 2 से 3 बातें हैं जो मोस्टली पेपर में आई है। वो चाइल्ड की एज आई है कि चाइल्ड की एज उन्होंने ऑप्शन में ले दिया अंडर 14, अंडर 16, अंडर 12। तो आपने याद रखना है कि चाइल्ड अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज प्रोहिबिटेड है कि वो किसी भी जगह पे फोर्स लेबर या लेबर वर्क नहीं करें। इसके बाद इसी आर्टिकल ने हमें बताया कि फोर्स लेबर प्रोहिबिटेड होने के साथ साथ ह्यूमन ट्रैफिक के प्रोहिबिटेड होने के साथ साथ स्लेवरी भी प्रोहिबिटेड है। आर्टिकल 11 को हम डिस्कस कर रहे थे। अब हम देखते हैं आर्टिकल 12 क्या कहता है। आर्टिकल 12 समझने वाला आर्टिकल है। इसको थोड़ा सा आप समझेंगे, इसकी वर्डिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। देखें, अगर एक शख्स एक एक्ट करता है या ओमिशन करता है, एक्ट किसी काम का करना और ओमिशन जो बंदा लीगली बाउंड था किसी काम के करने का उसको ना करना, ओमिशन कहलाता है। अब एक शख्स ने एक्ट किया या ओमिशन किया, जब वो एक्ट या ओमिशन हुआ तो उस वक्त वो जुर्म नहीं था। चंद दिन गुजरे और एक कानून पास हुआ जिसमें वो उसका एक्ट का होना या ओमिशन का होना जुर्म करार पाया और उस पर पनिशमेंट भी आयद हो गई। तो इस सिचुएशन में, इस सूरत में उस शख्स को ये प्रोटेक्शन हासिल होगी कि उसको सजा नहीं दी जा सकती।
क्योंकि जिस वक्त उसने ये एक्ट और ओमिशन किया था तो उस वक्त कोई कानून नहीं था और वो एक्ट या ओमिशन जुर्म नहीं था। बाद में कानून बनने की सूरत में उसको उस एक्ट या ओमिशन की सजा नहीं दी जा सकती। इसका मतलब है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। अब इसी के साथ एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 13, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट। अब एक शख्स का ट्रायल हुआ अंडर आर्टिकल 10A, उसको राइट मिला फेयर ट्रायल का, उसने फेयर ट्रायल को फेस किया, उसको सजा हो गई या वो बरी हो गया। अब किसी भी ग्राउंड पर उसको दोबारा ट्रायल फेस नहीं करना पड़ेगा। लॉ उसको प्रोटेक्ट करता है कि एक शख्स को ऑलरेडी सजा हो चुकी है, उसका ऑलरेडी ट्रायल हो चुका है, तो अब दोबारा ना तो उसका ट्रायल हो सकता है और ना ही दोबारा एक ही जुर्म की उसे दोबारा सजा हो सकती है। ये है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट। आर्टिकल 14 बहुत ही सिंपल आर्टिकल है, जिसमें ये बताया गया कि कोई भी ऐसा एक्ट नहीं किया जाएगा जो किसी भी शख्स की डिग्निटी के अगेंस्ट हो, उसकी प्राइवेसी के अगेंस्ट हो, उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। और एक लिहाज से एमसीक्यूज बन सकता है कि पुलिस टॉर्चर नहीं कर सकती फॉर द एक्सट्रैक्टिंग ऑफ एविडेंस। शहादत एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए किसी को टॉर्चर नहीं किया जा सकता। ये प्रोटेक्शन टॉर्चर करने वाली आपने याद रखनी है कि आर्टिकल 14 सब आर्टिकल 2 में लिखी है, जो प्रोटेक्ट करती है किसी भी शख्स को कि वो थाने जाए फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन और उसको टॉर्चर करके एविडेंस कलेक्ट की जाए। ये प्रोहिबिटेड है और ये किसी भी शख्स का फंडामेंटल राइट है कि उसके साथ इस तरह का सलूक ना किया जाए।